अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इनपुट बहुत मांग रहे होते हैं आप लोग, और ये भी था कि ज़फ़र साहब कहाँ चले गए। आज हमने कहा चले उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। उस गुफ्तगू 2-3 अवामिल के हवाले से करनी है। जी ब्रिगेडियर ज़फ़र साहब, आपकी जो कि मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। बहुत से अहम सवाल उठने थे। 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। सबसे पहला जो मैं फिफ्थ जनरेशन वार या सिक्स जनरेशन वॉरफेयर और कमांडर फॉर्मेशन का इजलास और बड़ा बड़ा दबंग, ये आज से 3-4 साल 5-6 साल पहले से मैं लड़ाइयाँ लड़ता रहा हूँ। कभी अदलिया के बारे में ये बयानबाजी, पीका ऑर्डिनेंस, और आपको पता है कि जनाब जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने वो पीका ऑर्डिनेंस ही उड़ा दिया है। तो उसके रिजल्ट आप क्या देखेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को पकड़ सकेंगे? ये अपनी जगह, लेकिन उनका रिएक्शन आने का ये एडवांटेज हुआ कि वो ट्रोलिंग रुक कर गई, और ट्रोलिंग में यकीनन कोई लोग मुल्क दुश्मन और ख़ास तौर पर ये ख़ास क्लास शामिल की। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का तरीका करके और एक इदारे को बदनाम किया जाए बगैर किसी वजह से, वो कामयाब हो सकते हैं? और दूसरी बात है, क्या वाक़ई आप समझते हैं कि जो बातें हैं इस तरह की, ये वाक़ई हक़ाइक़ पर मबनी? सिद्दीक साहब, ये आप भी बड़े अरसे से बात कर रहे थे। हम भी 5G 5G 6G के ऊपर हम भी बड़े अरसे से बातचीत कर रहे थे। बल्कि आर्मी चीफ का बजाते खुद बहुत सारे लफ्ज़ में तकरीर करते हुए, बहुत सारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें तकरीर करते हुए उन्होंने इस चीज़ का याद बताया कि जी पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज किस्म की प्रोपेगेंडा और एक ऑर्गेनाइज किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रही है। और मैंने आपको भी रेफ़र किया एक नेशनल एंडाउमेंट कमीशन का लेटर जो अक्टूबर 2021 का है। उसके अंदर बाकायदा एक हेडिंग के मीडिया इंफॉर्मेशन के कैंपेन के तौर पे अमीर अमरीका ने कहा कि हम पैसा देंगे पाकिस्तान के टेलीविज़न नेटवर्क को कि वो हमारी मर्जी की और हमारी पसंद की खबरें चलाएं। उसके लिए उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस के नाम भी दिए हुए हैं। तो ये तो अब एक ज़बान ज़द-ए-आम है और एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ओपन सीक्रेट कह सकते हैं कि पावर को उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं अब वो भी ढके छुपे नहीं है। अब कहीं पे मतलब अगर आप कहें कि जी आप कहीं अगर मैं रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करूं, मैंने तो पिटीशन 3 लोग जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अपना निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, ये डिस्क्वालीफाई हुए। ये रिकॉर्ड, और मैंने यूसुफ अपना मियां नवाज शरीफ को बुलाया। अजमल कसाम वाला मामला देख लें, और अपना आप सिरल अलमीडा का डॉन लीक्स वाला मामला अगर आप उठा देख लें, गुलभूषण यादव का मामला अगर उठाकर देख लें। हमारा मीडिया तो अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मेन मीडिया टीम जो है ना, जिस तरह आवाज़ उठानी नहीं चाहिए। आप नहीं समझते कि ये सारी लिंकेज एक दूसरे से मिली हुई हैं? ये ऐसा ही नहीं? नहीं, ये मीडिया तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन असल में तो फैसला है जो है वो कुछ अदालतों ने करना है, या उन लोगों ने जो साइबर क्राइम की अदालतें उन्होंने लोगों को पकड़ना है ना। और उसके लिए आपने उन पर फ़र्ज जुर्म आयद करनी होती है। यहाँ तो फ़र्ज जुर्म आयद करने से 2 दिन पहले तो आप बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देते। तो अब इस मुल्क में आप किस तरह लोगों को पकड़ेंगे? अब यही जो आप मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी आर्मी ने कहा हम पाक के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उनको, तो उनमें है ना मरियम नवाज ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ दी है। उसके हस्बैंड ये सफदर है, उसने पाकिस्तान फ़ौज को गालियाँ दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ जान दी है बाहर। तो इनको पकड़े ना, इनको पकड़ के, लेकिन कौन कोई पकड़ेगा इनको? क्या आप पकड़ेंगे? कोई चंद ये आम से बच्चों को पकड़ लेंगे जो कुछ इनोसेंस में कुछ पैसे की खातिर कहीं ना कहीं से कोई कैंपेन चला रहे होंगे, या कोई वो हैशटैग कर देंगे या कोई चीज़ कर देंगे उनको। लेकिन असल जो मुजरिम है, जो फंडेड मुजरिम है, जिनको पैसे मिले हुए हैं, जिनको CIA ने पैसे दिए हुए हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज में और आपके मीडिया ग्रुप्स में शामिल हैं। अभी हामिद मीर जो है वो उसने जाके बंगाल में पाकिस्तान की आर्मी को गालियाँ नहीं दी थी? कितनी दफा क्या उसने कहा था? उसने वहाँ क्या नहीं कहा था वहाँ पे जब उसने बांग्लादेश में जाकर तकरीर की? तो बांग्लादेश में तकरीर उसने खैरात के तौर पे की थी। कोई फायदा उठाया होगा तभी बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तकरीर की, और उस वक्त से करता चला आ रहा है। तो ये अब ये जो मुस्लिम लीग नून के लिए जो कैंपेन गुरम कर रहा होता, तो उसमें साफियों के शामिल होने की कौन सी तुक थी? आप बताएं, क्या वो उन डेलीगेशंस का हिस्सा वो बन सकते थे? तो अब ये चीज़ें तो सामने मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर कोई सिंसियरिटी से और कोई रिलीजियस एक्शन नहीं करेंगे और कोई डिटर्मिनेशन से काम नहीं करेंगे, तो इस किस्म के बयानात तो रोज़ हम अखबारों में आज आते हैं कि जी शर पसंद
मामले से निपटा जाएगा और इस किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती। बिकॉज जो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो सियासी तौर पे भी बड़े पावरफुल है और वो पैसे के तौर पे भी बड़े पावरफुल है, और उनको हमारी अपनी एजेंसीज जो है वो जानबूझ के उनको नजरअंदाज कर देती है, उनके ऊपर हाथ नहीं डालती कि जी इनको करेंगे तो इनको प्रूफ किस तरह करेंगे, शोर बड़ा मचेगा। अब किसको नहीं पता कि मरियम ने क्या क्या बातें नहीं की है फौज के खिलाफ, आपने नहीं सुनी? तो अब ये तमाम चीजें मौजूद है। आई विश कि कोई इसके ऊपर, जैसे हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी कैंपेन चलाते रहे, फिर उसमें वो सो कॉल्ड जो लिबरल थे जितने थे वो सारे वो लोग हम सब देखते रहे हैं, रिकॉर्ड की बातें हैं। और 5315 के करीब ये तादाद है, ये हर जगह सुप्रीम कोर्ट सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही लोग पहुंचे हुए थे और ये एक एजेंडा, एक टारगेटेड एजेंडा लेकर ये चले गए थे। क्या अब आप समझते नहीं कि इसकी एक पॉलिसी नेक्टा ये फॉर्मेशन का जो कमांडर की मीटिंग है, यानी हमें कानून बेहतर करने के हवाले से रूल्स देखें, 2 सजाओं के हवाले से जो ऐड कर रही है सेक्शन, और रूल्स जो है रेगुलेट करने के, अब तक इनके यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेना बड़ा मुश्किल काम है। और अब आप आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपके सामने जो मौजूदा सिनेरियो रखा है सामने, आप क्या देखते हैं, इसका क्या नतीजा है? नहीं, तो सिनेरियो तो अब एक तरह से पाकिस्तान तो बिक चुका है इस वक्त। यहाँ पे एक इम्पोर्टेड भिखारी किस्म के लोग आ गए, बुजदिल किस्म के लोग आ गए, वो क्रिमिनल आ गए जिसके ऊपर आप चोरी की फर्द जुर्म लगाने जा रहे थे, जो टीटिया, मकसूद, चपरासी एंड ऑल दैट। जब आप इस किस्म के लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा? अब तो लोगों को अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज तो पाकिस्तान को तो आपने फेंक दिया फिर गुलामी के लिए, अमेरिका के नीचे दबने के लिए, पिसने के लिए। और आपको मैंने बताया, अगर आपने आपकी नज़र से गुजरा होगा कि जो अभी जो बाइडन और इसकी नरेंद्र मोदी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है अपना वीडियो लिंक के ऊपर जो बातचीत की है, तो इमरान खान को गए हुए अभी कितना टाइम हुआ? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। जब इमरान खान पावर में था तो जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपस में बात करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई बातचीत करें। अब उन्हें पता है कि बिकाऊ लोग आ गए, अब वो आपको जूते मारे, थप्पड़ मारे, आपके मुंह पे थूके, जो मर्जी करे। यहाँ से तो किसी ने जवाब नहीं देना ना, बिकॉज दे आर पेड सर्वेंट्स। उनको तो लाया गया, उनको तो बिठाया गया। तो आज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जिनके खिलाफ आप ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप ये कहते हैं कि जी आप जो पाकिस्तान के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनसे हम आनी हाथों से निपटेंगे। तो वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं यार, किस तरह निपटोगे? हाउ विल यू निपटोफाई? क्या करेंगे आप उन लोगों को निकाल सकते हैं बाहर जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी? आप तो खुद, अब तो वो आके कुर्सी अपना मिनिस्टेरियल कुर्सियों पर बड़ा जमा है, तो अब उनको किस तरह निकाल लेंगे जाके? क्या बात, उनसे तो बातचीत करके वो तो पहुंच गए, हुकूमतें बना चुकी है। तो ये जो पाकिस्तान में डायकॉटमी और हिपोक्रेसी की जो स्टेटमेंट्स हैं, असल में ये बड़ा बेड़ा गर्क कर किया इन्होंने अभी तक पाकिस्तान का। आप सारे मामले में क्या समझते हैं कि तालीम का फुकदान आ गया, इखलाकी तरबियत नहीं है, तो आप सजेस्ट नहीं करते? बिकाऊ लीडरशिप और कॉम्प्रोमाइजिंग असूल जो है ना, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। एक को पहले एक बंदा बाहर जाता है, उसको दोबारा उठा के लिया है। यार कोई तुक बनती है? आप मुझे बताइए। पता है कि जुर्म है, आप मुझे बताएं, पता है कि वो जुर्म है? नहीं, मैंने मिसाल दोबारा दोहरा देता हूँ कि देखें, जुल्फकार अली भुट्टो पे अपना इल्जाम गद्दार का लगता रहा, वो तो यहाँ से निकल ना सका। नवाज शरीफ इल्जाम लगता है जनाब ये मुबे वतन है, उसको निकालते हैं, ले जाते हैं बाहर, फिर ले आते हैं, फिर दोबारा निकालते हैं, और उसके कैरेक्टर्स का आपको काफी कुछ पता है, फिर किसी वक्त बात करेंगे, और फिर वापस लाने की तैयारी है। तो ये तो तो अजहर सिद्दीक साहब, इस पे तो पूरे मुल्क में एन ब्लॉक खड़े होकर मातम होना चाहिए। इस किस्म की पॉलिसी के, इस किस्म की हिपोक्रेसी के ऊपर, इस किस्म की धोखाधड़ी के ऊपर, इस किस्म के झूठ के ऊपर, इस किस्म के जुल्म के ऊपर, इस किस्म की वायलेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो लोगों को मातम करना चाहिए, उन पॉलिसीज का और उन लोगों का जिन्होंने ये डिवाइस किया है। पहले तो बताइए डिवाइस किसने किया? पहले कि ये जो चीजें तमाम हुई हैं, आप वकील हैं, आप समझते हैं कि अगर आप जुर्म की असास को तलाश नहीं करेंगे तो क्या आप उसके ऊपर फैसला दे सकते हैं?
अगर सुप्रीम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट का अपना इक़्तिदार है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कदरें हैं, अगर पार्लियामेंट के अंदर एक चीज हुई है और वहां पे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो एक बहुत जिम्मेदाराना पोजीशन में है, वो ये कह रहा है कि जी लॉयल्टी जो है वो चेक करनी चाहिए, तो वो लॉयल्टी पर किसने चाहे, उसने तो अपनी तरफ से कह दिया, ही इज ए रेस्पेक्टेबल मैन, he enjoys very confident, he enjoys a very high reputed position, उसको आप चैलेंज करके आप उसको टके टोकरी कर देते। अब आप बताइए ना, फिर इसके कौन जिम्मेदार है? इन तमाम चीजों को लाने वाला, भेजने वाला, अगर आप घर जाके आप घर जाके नहीं, अगर आप घर जाके 50 रुपए के मचलकों पे जमानत दे रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये तो आपको तमाम चीजें जाहिर है ना, आप कोई बच नहीं सकता। चेहरे एक्सपोज हो गए और इमरान खान ने तो और एक्सपोज कर दिए। अब कोई ये किसी पर्दे के पीछे छुपना चाहे तो पर्दे के पीछे नहीं छुप सकता। अब पाकिस्तानी कौम को जागना है, पाकिस्तानी कौम को खड़ा होना है। यानी 170 बंदों की पार्टी है जो पावर से बाहर है, 80 बंदों का एक शख्स है चोर, जिसके ऊपर फर्ज जुर्म लगने वाली थी, मकसूद चपड़ासी जो टीटियां भिजवाता था, वो आज आपका प्राइम मिनिस्टर है। यार ये रोने वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात नहीं है, ये शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है। आके कहता है कि 10% तनख्वाहें बढ़ा दिए, उसके बाद वापिस, ये शोबाज चीज नहीं है। तो इमरान खान ने गलत कहा था शोबाज शरीफ। अब ये तो अगर बातें सारी कहे ना, यहाँ जब सारा इकट्ठा करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, अभी आपके सामने है, वो आके 3 या 4 प्राइम मिनिस्टर हाउस बन गए हैं, डिफेंस वाला घर, वजीर आला यानी वजीर आजम के तौर पर। कौम नहीं देख रही, ये वो अदारे नहीं देख रहे जिन्होंने ये चीजें पास, क्या वो कदगन नहीं लगा सकते इन चीजों पे? क्या वो इन चीजों का, आप बाकी चीजों का तो नोटिस ले लेते हैं, सुओ मोटो इस चीजों का कि जो पाकिस्तान के लोगों का पैसा जो जाया किया जा रहा है, ये 5-5 बीवियों के घरों को जो स्टेट हाउस डिक्लेयर किया जा रहा है, इस चीज का कौन नोटिस लेगा? यही तो मेरे टैक्स पेयर का पैसा इस तरह खाया जाता है, यही तो चोरी है, यही तो चकारी है। ये रमजान में चोरी हो रही है, यहाँ पे रमजान में डाका पड़ रहा है हुकूमत के अंदर रहते हुए, रमजान के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, कोई अदारा नोटिस नहीं लेता है, कोई अपना हेड नोटिस नहीं लेता है कि वो चेक करे कि जी ये क्या बदमाशी है, क्या ये अलाउड है? 5-5 घर रखना अलाउड है, 10-10 घर, अभी वो हमजा शहबाज आएगा 10 घर वो भी रख लेगा। तो ये पाकिस्तान की पब्लिक क्या इसलिए कि रुलती रहे पाँव के नीचे, और हम बने इसलिए कि हम पाँव के नीचे रुलते रहे, क्योंकि हम गिरबान से पकड़ के किसी को बाहर घसीटते नहीं है सड़क के ऊपर, हम वो जो हुक्म आता है उसके हुक्म की पासदारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज बहुत बुरा, हम बहुत ही एब्जेक्ट कंडीशन में खड़े हुए, बहुत गिरी हुई कंडीशन में खड़े हुए। इस मुल्क के तकद्दुस को पामाल कर दिया गया है टोटली तौर पे, इस मुल्क के तकद्दुस के चीथड़े उड़ा दिए गए, हमारी आजादी के चीथड़े उड़ा दिए गए। हमें यह बता दिया गया कि पैसे खर्च करके हम आपको किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं बस हमने पैसे खर्च करने और आपको हमने खरीद लेना है। तो अगर आपको मतलब है $2.1 बिलियन यूएस आर्मी का एक दिन का खर्चा है, 3 घंटे का खर्चा है, यानी वो आपको 3 घंटे का बजट के $2.1 बिलियन खर्च करके पाकिस्तान की आज़ादी को खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों को 10 लोग खरीद लेंगे, उनको पैसे दिएंगे, आपका सिस्टम पामाल हो गया। और उसके ऊपर दुख की बात यह है कि उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिन्होंने चेक करना है, जिन्होंने इसके ऊपर कोई रूलिंग देनी है, जिन्होंने इसको वो चुप बैठे होंगे। मैं कहां जाके अपना मुकदमा पेश करूं? कहां जाके पाकिस्तान के अवाम रोए? आज लोग रो रहे हैं, लोगों के खून के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन किसी को ना वो खून नजर आ रहा है ना वो आंसू नजर आ रहे हैं। हम इसी तरह जलील होते रहेंगे सारी उम्र, इसी तरह बिकते रहेंगे, इसी तरह हमारी किस्मतों के सौदे होते रहेंगे, इसी किस्म का बिकाऊ माल हमारे ऊपर रूल करता रहेगा। क्या यही हमारी तकदीर रह गई? क्या आने वाली जनरेशन की ये तकदीर रह गई कि एक शख्स जो हक की बात करे उसको 13 पार्टियां, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, 13 पार्टियां, अमेरिकन पैसा मिलके जो है वो एक शख्स को उठा के बाहर फेंक दिए क्योंकि वो हक के लिए खड़ा हो रहा है। वो कम से कम ये तो कह रहा है कि पाकिस्तानियों आप अपनी पॉलिसी को खुद लेके चलो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके चलो। आज जो गालियां दी हैं जो बाइडन ने आपको और नरेंद्र मोदी ने मिलके, वो शहबाज शरीफ साहब को कहना पढ़ ले उसको, अगर कोई शर्म आती है तो शर्म कर लेना, कोई जवाब दे सकते हो तो खड़े होकर जवाब दो अगर हिम्मत है तो।
इधर से भाग गए उधर, उधर से भाग गए इधर, लंदन में सड़क पार करके उधर चले गए, सड़क पार करके उधर चले गए। इस तरह हुकूमतें जो होती है वो इसी तरह होती है कि 6-6 हाउस, 7-7 हाउस जो है वो स्टेट हाउस डिक्लेयर कर दिया आपने। मैं तो ये माफियाज का फ्यूचर अच्छा नहीं देख रहा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस टर्माइल में और इन हालात में वापस पूरी ताकत के साथ आएगा और जो चीजें रह गई हैं वो शायद पूरी कर ले? आप क्या मुख्तसरन बताइएगा। मैं दो एंगल से देखता हूँ। स्ट्रीट पावर इमरान खान जनरेट करेंगे, लेकिन जो ताकतों ने उनको निकाला है और इतने पैसे खर्च किए हैं, अब वो इससे डबल पैसे खर्च करेंगे उनको इलेक्शन में उनको ना लाने के लिए। और उसके अंदर सिर्फ अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपके मुसलमान ममालिक भी हैं जब जो इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करता था, जब वो दुनिया में जाके कहता था कि इस्लाम को कोई मिस यूज किया जा रहा है, जो हज़रत रसूल करीम की हुर्मत की बात करता था, जब उनके तकद्दुस की बात करता था, जब कुरान के तकद्दुस की, वो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के लीडर्स को भी पसंद नहीं आता था कि वो उसके अंदर एक मुस्लिम लीडर उभरता हुआ देख रहे थे, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो वापस आए। तो उसको एक चैलेंज नहीं है, उसकी जिंदगी को भी चैलेंज है बहुत बड़ा, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। जिन्होंने उसको निकाला उससे डबल। अभी आपका वो फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का शुरू हो जाएगा, आई विश आप उसको लड़ सकते हैं। और जहाँ पे आपने जो कि छेड़ लिया, तो यहाँ मैं बात करता चलूं मौका आप जानते हुए। अच्छा, वो फॉरेन फंडिंग केस बनता नहीं है। आज जो मैंने पहले भी एक बात कही थी, आइन का आर्टिकल 17 ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो पार्टी बनी है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही हो और जो पैसा लेके अब ये बॉल है इन सियासी जमातों की। नहीं, लेकिन आप किस लीडरशिप के खिलाफ खड़े हैं? यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ए करप्ट बिकाऊ भिखारी लीडरशिप। ये बात यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ए करप्ट बिकाऊ इंपोर्टेड भिखारी लीडरशिप। वो लगाएंगे पैसा, उन मेंबरान को लगाएंगे पैसा जिन्होंने फैसला, आप देख लीजिएगा, आज मेरी बात लिख लिया, केस नहीं बनता। केस तो ये इसका भी अदम एतमाद का भी नहीं बनता था, लेकिन अदम एतमाद हो गया ना, हो गया नहीं है तो अदम हो गया आपके सामने ना। ये फॉरेन फंडिंग ताकतें इन्वॉल्व हुई, पाकिस्तान के अंदर से ताकतें इन्वॉल्व हुई, उन्होंने अदम एतमाद करवा दिया ना। तो अब वही ताकतें हैं जो इसको, क्योंकि यू आर इन द ग्रिप ऑफ अ करप्ट बिकाऊ इंपोर्टेड लीडरशिप। ये बात सही है, ये बात सही है। और आप वो बात देखिए, हमारा तो काम है ना, हम कौम को साथ साथ सच बताते चले। उनमें क्या है कि उनके अकाउंटों में जो चंदा इकट्ठा किया, यानी अजहर सिद्दीक किसी ज्यूइश का पार्टनर था, तो अकाउंट इकट्ठा था, पैसे जमा कराइए, उससे आगे। अब अगर इसको फॉरेन फंड इसको लेके जाना अपने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत, उसके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा अगर ये आ जाती है, ऐसी बात आती भी है, तो ये फंड कन्फिस्केट हो जाएगी, वो पैसा कन्फिस्केट हो जाएगा। लेकिन जो अब सेक्शन 212 और 213 है, सेक्शन 17 के साथ पढ़ के देखें, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए पैसा इंजेक्ट किया गया, और ये पैसा इस काम के लिए कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उतारने के लिए किया गया, और ये लोग इस्तेमाल किए गए, एजेंडा सामने आ गया। ये सेक्शन 17 का बड़ा वाज़ेह तौर पर केस है। यानी इसमें अगर ये चीज सामने आ जाती है, इंक्वायरी। अगर सदीक साहब देखिए ना, सेक्शन तो ये भी कहता था कि जी स्पीकर की रूलिंग जो वो चैलेंज नहीं की जा सकती, तो आप रूलिंग को हटा सकते थे ना, आप कह सकते थे रूलिंग गलत है। लेकिन जब एक उसके आगे जो चीजें थी, आप डिक्टेट, सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, पार्लियामेंट का, या तो पार्लियामेंट ले जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दे, पार्लियामेंट को भी बिठा दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहीं से सारे काम करने शुरू कर दे फिर। तो लेकिन क्या ये हुआ? क्या ये हुआ? आपने बजा फरमाया है, और यही ये सवाल है, यही एक मसाइल है, यही वो परेशानी है। हर अदारे को अपना काम नहीं करना चाहिए, आप डिफाइन कर दें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्लियामेंट, हम बचपन से सुनते आए हैं, हर जगह ये मौलाना फजलुर रहमान जैसे डीजल भी ये कहते रहे हैं कि जी पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है तो मेरे जहन में सवाल उठता है कि इस सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। तो हाउ कैन यू टाई डाउन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? किस तरीके कार से आपने तो ऐसा किया, सिर्फ ये नहीं लिखा उसके अंदर कि जी वो नोटिफिकेशन, शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन बनाया प्राइम मिनिस्टर बनने का और कॉपी भी हमें भेज दे। मेरा मतलब ये कुछ सवालात है ना, यही बात कर रहे हैं ना, बात कुछ समेटते हुए, हमारे पास वक्त जो कि बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, इसमें दोबारा फिर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं जो बात समेटना चाह रहा हूँ कि असल जो फॉरेन फंडिंग है,
और कानून बराबर अगर आपने रखना है, वो तो इन सियासी जमातों के ऊपर है। सेडिशन का पर्चा दर्ज नहीं कराया, जुडिशल इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए थी, वो नहीं अब हमने बनाया भी, तो जनरल तारिक साहब साइड पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, उस पर एतराज आ गया, और आर्टिकल 69 का। अब यहाँ बुनियादी तौर पर तो ये है कि ये जो पैसा यहाँ, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है। जब फॉरेन फंडिंग यहाँ आ जाएगी, ये पैसा गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए कहा, तो ये सीधा सीधा केस पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन का है। और अल्लाह करे कि इसकी इंक्वायरी कुछ हद तक चला जाए तो हकायक और सारे सच हम सब लोगों के सामने आ जाएगा, और ये बड़ी तकलीफ बात होगी। पर हमने कोशिश किया चीज़ें सारी आवाम के सामने रख दें, फैसला आवाम ने करना है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।